गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। आज हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करने हैं बेटा, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बता दिया था कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी जो बॉटनी का दो पोर्शन है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो हमारे साथ जो सर पढ़ाते हैं आपके स्कूल में वो ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी शायद कंप्लीट भी कर चुके हैं और एनाटॉमी इस साल सिलेबस में सीबीएसई ने हटा दिया, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे जरूर उसे। अभी फिलहाल हम लोग जो हमारा प्राइम फोकस है वो है सिलेबस को कंप्लीट करना। दैट्स व्हाई हम लोग कहाँ पर आ जाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स पे आ जाते हैं। आपने यूनिट 3 में पढ़ा होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और वहीं पर थर्ड सेगमेंट में था बायोमोलिक्यूल्स। तो आप दो चैप्टर ऑलरेडी इस यूनिट का पढ़ चुके हो बेटा। बायोमोलिक्यूल्स वाला सेगमेंट अभी भी हम लोग को पढ़ना बाकी था। तो आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करते हैं बेटा। और मैंने आपको बताया था कि बायोमोलिक्यूल्स कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये नीट में तो अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चंस तो इनसे पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ में 12th में दो यूनिट को ये कवर करता है। एक तो इनहेरिटेंस वाले जो यूनिट है और सेकंड जो बायोटेक्नोलॉजी वाले जो यूनिट है। और ये दोनों यूनिट से 12th बोर्ड में अप्रोक्स 30 मार्क्स के क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा, पूछे जाते हैं। यानी कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम अच्छे से समझ लेंगे 11th क्लास में, तो 12th क्लास में आने वाले 2 यूनिट्स के 30 मार्क्स के क्वेश्चन 12th बोर्ड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी नीट में तो वहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये सेगमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट टॉपिक। सबसे पहले तो हमें बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशंस आनी चाहिए कि व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स। और मैं हमेशा बताता हूं कि जहां तक पॉसिबल हो डेफिनेशंस को हमेशा क्या करो, सेल्फ डिफाइन करो। ऐसा नहीं कि हमने एक एनसीईआरटी में जो बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन है उसी को हमने रट लिए और सामने हमने पेपर में उसको चिपका दिए, यानी पेपर में हमने उसको डाल दिए। ऐसा हमें नहीं करना है। डेफिनेशन का मतलब है हाउ यू डिफाइन, आप कैसे किसी भी चीज को, एनीथिंग्स, आप उसको डिफाइन कैसे कर रहे हो, दैट इज डेफिनेशन, है ना। और आपको याद होगा जब मैंने द लिविंग वर्ड आपको स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट हमारी क्लास थी द लिविंग वर्ड की फर्स्ट जब चैप्टर, यानी फार्मर्स पैरेंट के 11th क्लास की जो फर्स्ट वीडियो था बेटा, उसमें मैंने आपको बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स, वन इज लिविंग एंड अनदर वन इज नॉन लिविंग। बोथ हैविंग या बोथ of organisms are made up of matter, atom and molecules। मैंने ये भी पॉइंट बताया था कि दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मैटर्स के बने होते हैं। मैटर है तो वो एटम्स के बने होंगे, एटम जो है वो मॉलिक्यूल्स के बने होंगे। लेकिन मैंने बताया था कि बिग डिफरेंस बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग और लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या होता है कि लिविंग के लिए हम बायो वर्ड यूज करते हैं। बायोलॉजी का मतलब बायो मींस लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लॉजी का मतलब होता है लोगोस, दैट मींस स्टडी करना, यानी स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। मैंने पहले ही आपको बता रखा है। तो हम बायो के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा, लाइफ के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बायो वर्ड यूज करते हैं। तो सुनना, मैंने क्या बताया कि ऑर्गेनिज्म, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं चीजों को। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के भाई, 2 टाइप्स के। एक लिविंग है, मे बी ये आपको विजिबल नहीं हो, आप सुन लो अच्छे से, है ना। तो या तो ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा या तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा बेटा, नॉन लिविंग होगा। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है भाई कि इसमें भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और इसमें भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये दोनों में क्या है, कॉमन है। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हम बात करें बायो की, तो बायोलॉजी में हमने इसको डिवाइड किया था। बायो मींस क्या होता है, लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना, यानी स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। यानी बायो वर्ड यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। हम लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम बायो वर्ड यूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, तो लिविंग के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा, बायो। दैट्स व्हाई दैट्स मॉलिक्यूल इज नोन एज बायो मॉलिक्यूल। आई होप
आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा कॉन्सेप्ट, इसके डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट पे जाना, रटना नहीं है। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, एक तो हमें पॉइंट याद रखना है कि ऑल आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं सभी के सभी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। और आपको याद होगा जब मैं आपको सिलेबस को डिवाइड कर रहा था फर्स्ट चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था कि बायोमोलिक्यूल्स से लाइफ प्रोड्यूस्ड कैसे होते हैं। तो मैंने वहां पे एग्जांपल दिया था कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, मैंने दिया था प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। चार मैंने एग्जांपल्स दिए थे कि यही चार बायोमोलिक्यूल्स हैं जो आगे जाकर के लाइफ प्रोड्यूस करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियोस में ही मैंने बताया था द लिविंग वर्ल्ड में, जो हमारे उस वीडियोस को देखे होंगे उनको वो चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं आता हूं डेफिनेशन पे। तो ऑल कार्बन कंपाउंड that we get from living tissue is known as biomolecules। तो सिंपल सा डेफिनेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, पॉइंट को याद रखेंगे, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड that we get from living tissue is known as biomolecules। क्योंकि ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो केवल और केवल लिविंग में पाए जाएंगे, क्योंकि लिविंग के लिए ही तो हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, बायो। मॉलिक्यूल्स तो नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट है, लेकिन उसको हम बायोमॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लिविंग नहीं है। लिविंग के लिए हम बायो वर्ड यूज करते हैं। तो वैसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाई जाती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन में पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यू में पाए जाते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में पाए जाते हैं, दैट्स मॉलिक्यूल कैन बी नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। तो हमने एक सिंपल सा यहाँ पर डेफिनेशन बनाया, हमने बुक का कोई डेफिनेशन से यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं, क्या बुक का जो पॉइंट है उसको हमने लिख लिया। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट्स व्हाई हम वहां पे आने वाले जो हमारे 12th में चैप्टर्स हैं इससे रिलेटेड, या तो आने वाले जो हम नीट का पेपर देंगे तो उसमें ये क्वेश्चंस हमारा सॉल्व होना चाहिए, हमारा मोटिव ये है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना होगा। और कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, तो ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होंगे, इधर वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो और लिपिड, या तो वो न्यूक्लिक एसिड हो, ये सभी के सभी क्या है बेटा, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। तो ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट्स वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू, या ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट फाइंड इन या दैट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इज नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। वो सारे मॉलिक्यूल्स, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यू में पाए जाते हैं, उनके ऑर्गन में पाए जाते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। आया समझ में, पॉइंट क्लियर हो गया। आई होप डेफिनेशंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आज वाली क्लास में हम लोग केवल बेसिक चीजों को हम लोग देखेंगे बेटा कि बायोमॉलिक्यूल्स एक्चुअली में है क्या, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहली वीडियो में द लिविंग वर्ल्ड में मैंने आपको बता दिया है, या तो आपको कभी मैंने क्लास लिया होगा, आप अगर मेरी क्लास अटेंड किए होंगे उसमें भी मैंने बताया था, जब मैं सिलेबस पूरी कवर किया था कि सिलेबस क्या है 11-12 का, उसमें मैंने बायोमॉलिक्यूल्स को बहुत डीप में जाकर पढ़ाया था उस समय भी। तो मैं हमेशा करूँ तो जो चीजें मैं बताता हूँ तो मुझे मालूम है कि मैं कहाँ पे पढ़ाया हूँ, और मैं इसलिए वहां पर वो चीजों को पढ़ाता हूँ ताकि आने वाले टाइम पे आप इन सारे वर्ड से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड रहो। अभी मैं डेफिनेशंस बता रहा हूँ या तो छोटे छोटे पॉइंट को कवर कर रहा हूँ ताकि आने वाला चैप्टर आपका, ये जो चैप्टर है या तो आने वाला चैप्टर जो 12th में है, वो आपको इजिली वहां पर क्या होता है समझ में आ जाए। तो डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गया होगा कि वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यू में पाए जाते हैं या वहां से उनको हम प्राप्त करते हैं, उस ऑर्गेनिजम्स को, उस मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं बेटा, बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा कॉन्सेप्ट। ऐसे एनसीईआरटी के बेस पर अभी हम नहीं चल रहे हैं, हम तो बेसिक एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास हम लोग आज अटेंड कर रहे हैं।
तो अभी हम एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज या पेजेस वाइज या लाइन बाय लाइन पे अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं। उसमें अब मिनरल्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट दिया गया है, एलिमेंट्स वगैरह के बारे में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में उन चीजों पर भी आएंगे। फिलहाल हमारा आज मोटिव है कि हम इस चैप्टर को क्या करें, अच्छे से समझें। चलिए नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है कि बायोमोलिक्यूल्स कि अगर मॉलिक्यूलर वेट, अब मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर वेट वहां पे प्रेजेंट होंगे, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर वेट वहां पे प्रेजेंट होंगे, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब होता है बेटा लार्ज और माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, है ना। तो मैंने क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, यानी चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, लिपिड हो, कोई भी ऐसी चीजें हो, तो उनके मॉलिक्यूलर वेट के बेस पर हमने बायोमोलिक्यूल्स को कितने कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिए, टू कैटेगरीज में। वन इज मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, जिनकी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होती है, और एक होता है माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स दैट इज स्मॉल, यानी कि लार्ज से कम होगा। अब कम होगा या ज्यादा होगा तो कितना ज्यादा होगा, इफ मोर देन 1000 डाल्टन then that type of biomolecules comes under in macrobiomolecules, or if molecular weight of any biomolecules which is less than 1000 dalton it comes under in microbiomolecules. I will give you examples that you will get easily. तो चलिए मैंने अभी क्या बताया भाई, इंट्रोडक्शन वाली क्लास है अपनी, और इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हम केवल वर्ड पे कमांड बनाते हैं, मैं हमेशा बताता हूं, और ये सारे टर्म्स आपको इन चैप्टर में पढ़ना है। तो इस ये जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास है इसको हम लोग अच्छे से क्या कहते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने क्या बताया बेटा कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो चलिए ये बायोमोलिक्यूल्स हैं और किसके बेस पर भाई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट के अनुसार बायोमोलिक्यूल्स को हम कितने कैटेगरी में क्लासिफाइड किए, टू कैटेगरी में। एक है मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होता है बेटा, लार्ज, और एक होता है माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स और एक हो जाएगा मैक्रो बायोमोलिक्यूल, है ना। अब सुनना, जो मैक्रो होगा उसका रेशियो क्या होगा, तो मोर देन 1000 डाल्टन। अगर मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन है तो उसको, उस मॉलिक्यूल्स को, उस बायोमोलिक्यूल्स को हम मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे या मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और अगर इनकी जो वेट है बेटा लेस देन 1000 डाल्टन है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। तो मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया, ये याद रखना है नीट के लिए कि वैसे बायोमोलिक्यूल्स जिनकी मॉलिक्यूलर वेट अप्रोक्स मोर देन 1000 होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। और वैसे मॉलिक्यूल जिनकी मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। अभी इसके आगे भी हम पढ़ेंगे 18 to 800 जो एसिड की पोलैरिटी के बेस पर होगा, वो भी आगे मैं डिस्कस करूंगा। अभी तो फिलहाल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे मैं आ रहा हूं, है ना। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब इनके एग्जांपल्स पे आ जाते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर में क्या क्या आएगा और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर में क्या आएंगे। तो इसमें आएगा बेटा कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट एग्जांपल क्या है बेटा अपना, कार्बोहाइड्रेट
सेकेंड एग्जांपल है प्रोटीन, थर्ड एग्जांपल है बेटा लिपिड या तो इसको हम फैट भी बोलते हैं ना, लिपिड, एंड फोर्थ वन इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब हो गया डीएनए और आरएनए, है ना। तो देखो मैक्रोमोलेक्यूल्स जिनकी मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन होती है, जिनकी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होती है, उसको हम कहां पे कंसीडर करते हैं, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स में। और एग्जांपल्स टोटल कितने हैं, 4, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ये 3 तो आपको न्यूट्रिएंट में ही मिल जाते हैं और ये हमारी बॉडी के सेल में बनते हैं। आया समझ में, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस वहां पर होती है, आपको पढ़ना होगा 12th क्लास में। जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ोगे या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखोगे तो वहां पर आपको इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा कि न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे 12th में। तो फिलहाल ये तीनों तो हमारे फूड में ही होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो ये सभी के सभी क्या है, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं। इन्हीं को जब हम ब्रेक करते हैं, यानी जब हम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेंगे, जब हम प्रोटीन को ब्रेक करेंगे, जब हम फैट लिपिड को ब्रेक डाउन करेंगे और जब हम न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करेंगे, तो जो प्रोडक्ट आएगा बेटा वो क्या होगा, माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब देखो जैसे मान के चलो ये एक दीवार है, ये एक वॉल है, तो वॉल क्या चीज की बनी हुई है, ब्रिक्स की। तो अगर हम इस ये लार्ज हो गया वॉल, क्या हो गया भाई, इसकी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गई, बहुत वजन हो गया, मजबूत हो गया, रिजिड हो गया। जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर से ब्रिक्स यानी ईंट ही मिलेगा वहां पर, क्योंकि ये वॉल बनी क्या चीज की है, ईंट की। तो वो ईंट क्या हो जाएगा, माइक्रोमोलिक्यूल्स, और ये जो वॉल है ये क्या हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल्स। यानी कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है वो कहां पे कंसीडर करेंगे, मैक्रो में, कि भाई लार्ज है, बड़ा है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को जब हम तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे सैकराइड मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, तो वो सैकराइड हमें मिलेंगे और वो सैकराइड क्या कहलाएगा, माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि उसकी साइज क्या है, स्मॉल है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स एग्रीगेट होने के बाद ही मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये स्टेटमेंट टोटली करेक्ट है कि स्मॉल साइज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स और माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स when aggregate they form large size of biomolecules or macrobiomolecules. That statement is totally correct. इस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको दिया बेटा, ये स्टेटमेंट टोटली क्या है, करेक्ट है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है और मैंने बताया भी। तो अब बताओ कार्बोहाइड्रेट क्या चीज का बना है भाई, तो कार्बोहाइड्रेट बना होता है अपना सैकराइड का। मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर में जो पॉलीसैकराइड है बेटा, उस पॉलीसैकराइड या तो मोनोसैकराइड का क्या होता है, ये बना होता है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है भाई, तो कार्बोहाइड्रेट बना होता है मोनोसैकराइड का, मोनोसैकराइड क्या चीज का बना है, मोनोसैकराइड का। तो देखो कार्बोहाइड्रेट क्या चीज का बना है, मोनोसैकराइड। मोनो मतलब एक, सैकराइड मतलब सैकराइड यानी शुगर मॉलिक्यूल। एक शुगर है मोनोसैकराइड, दो है डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड, पेंटासैकराइड, ये तो हम पेंटोज भी बोलते हैं, ट्राइओज भी बोलते हैं, हेक्सोज बोलते हैं, टेट्रोज बोलते हैं, ऐसा भी होगा, आगे नॉमेनक्लेचर में बताऊंगा इसका, है ना। तो एक मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे 100,000 मॉलिक्यूल्स मिलकर के कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो मोनोसैकराइड इज द एग्जांपल ऑफ माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स और कार्बोहाइड्रेट इज द एग्जांपल ऑफ मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ मोनोसैकराइड, ये भी पॉइंट आपको याद हो गया कि कार्बोहाइड्रेट बना क्या चीज का होता है, मोनोसैकराइड का। वैसे ही प्रोटीन क्या चीज का बना होगा भाई, तो ये प्रोटीन बने होते हैं बेटा अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का बना होता है। क्या चीज का बना होता है बेटा, अमीनो एसिड का बना होता है। इसलिए बोला जाता है अमीनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, मोनोसैकराइड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इस डायरेक्ट स्टेटमेंट आप अपनी कॉपी में लिखो, मोनोसैकराइड इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मींस मोनोसैकराइड आगे जाकर के कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगा, अमीनो एसिड आगे जाकर के क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। वैसे भाई ये लिपिड और फैट भी तो होगा, तो लिपिड और ये जो फैट है बेटा, ये फैटी एसिड के बने होते हैं। क्या के बने होते हैं बेटा, फैटी एसिड के। इट मींस फैटी एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट और लिपिड। आया समझ में। वैसे ही न्यूक्लिक एसिड क्या चीज का होगा भाई, तो न्यूक्लियोटाइड का होगा। तो न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो देखो मैंने क्या बताया, अभी हम लोग केवल ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है।
तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट क्या पढ़ना है, प्रोटीन क्या पढ़ना है, फैट लिपिड क्या पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड क्या पढ़ना है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्या पढ़ना है, अमीनो एसिड क्या पढ़ना है, फैटी एसिड और क्या पढ़ना है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। आया समझ में? यानी हमें ये क्लियर हो गया कि जो बायोमोलिक्यूल्स आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं या अपकमिंग क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स को, तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है। साथ में हमें अमीनो एसिड, फैटी एसिड, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड पढ़ना है। यही हमारा बायोमोलिक्यूल्स है। इसके अलावा छोटा सा कॉन्सेप्ट एलिमेंट वगैरह का दिया गया है जो मैं उतना उसको वैल्यू नहीं देता हूं, लेकिन कभी एनसीईआरटी ने दिया तो उसको तो हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा मोटिव ये था कि इन्हीं को हमें इस चैप्टर में क्या करना है, डिस्कस करना है। जिस दिन हम इन सबको डिस्कस कर लेंगे उस दिन हमारा ये बायोमोलिक्यूल जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बायोमोलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या डिफरेंट है, लार्ज बायोमोलिक्यूल्स या मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या चीज का बना है, प्रोटीन क्या चीज का बना है, फैट क्या चीज का बना है, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए क्या चीज के बने हुए, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आज तो इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन हम लोग कंप्लीट किए, नेक्स्ट क्लास से टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक हमारी आज ही स्टार्ट हो गई लेकिन हम लोग उसको और अच्छे से कंटिन्यूअसली स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पैरेंट, थैंक यू।